हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को देखा था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित आपके सिलेबस में 2 प्रयोग हैं, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में प्रयोग नंबर 1 देखा था। आज हम दूसरा प्रयोग देखेंगे, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम पेंसिल से एक डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि आप देखिए इस प्रकार। फिर इसके बाद इसको हम वो करेंगे। देखिए सही बच्चे, पहले पेंसिल से बनाते हैं जिससे कि गलत नहीं हो, और गलत हो तो हम इसको मिटा सकें, साफ कर सकें। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर दें जिससे कि आपको ये प्रॉपर सही दिखाई दे, ठीक है। देखिए हम इसको हाईलाइट करेंगे पहले मार्कर से, इस प्रकार। इस प्रकार हम हाईलाइट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, इस प्रकार हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए बच्चों, इसके अंदर जो ये आप गोल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक विद्युत रोधी पाइप होता है, खोखला पाइप, विद्युत रोधी खोखला पाइप, खोखला पाइप। करेक्ट। ये 2 कुंडलियां होती है, इन दोनों कुंडलियों को इस खोखले पाइप के अंदर इस प्रकार सेट करते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। करेक्ट। इन दोनों कुंडलियों में अंतर ये होता है कि ये जो कुंडली होती, इन दोनों कुंडलियों में ये अंतर है कि इनमें से एक कुंडली के अंदर घेरों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, और दूसरे में घेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। करेक्ट। जिस कुंडली में घेरों की संख्या ज़्यादा होती है उसे हम श्रेणी क्रम में बैटरी से और शीट से जोड़ते हैं, और जिसमें घेरों की संख्या कम होती है उसे हमें ग्लेनोमीटर से संयोजित करते हैं। करेक्ट। और इस प्रकार पूरे उपकरण को सेट करते हैं। ओके। अब देखिए, ये जो जिसमें घेरों की संख्या ज़्यादा है इसे हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक प्राथमिक कुंडली, कुंडली, ठीक है। और जिसमें घेरों की संख्या
कम होती है, इसे हम कहते हैं द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली, कुंडली। ओके, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ प्रयोग शुरू करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने के लिए। देखिए बच्चों, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, ठीक है, ये ग्लेवनोमीटर की मान लीजिए सुई है, ठीक है, ये ग्लेवनोमीटर की सुई है। जैसे ही मैंने स्विच को मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, स्विच को ऑन करने के बाद मैं देखता हूँ कि ग्लेवनोमीटर की सुई ये 0 है, ग्लेवनोमीटर की सुई पूर्व दिशा में विक्षेपित हो करके वापस 0 पर आ जाती है, ठीक है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, ये ग्लेवनोमीटर की सुई इस प्रकार पूर्व दिशा में विक्षेपित हो करके और वापस 0 पर आ जाती है। ग्लेवनोमीटर की सुई में जो थोड़ा सा जो ये विक्षेप उत्पन्न हुआ, वो ये दर्शाता है कि इस दूसरी कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न हुई। थोड़ा सा कुछ क्षणों के लिए जो ये विक्षेप हुआ, ये विक्षेप ये संकेत देता है कि इसमें कुछ सेकंडों के लिए धारा उत्पन्न हुई। करेक्ट। अब हम इसमें कंटिन्यू धारा प्रवाहित होने देते हैं, तब हम देखते हैं ग्लेवनोमीटर की सुई इस प्रकार 0 पर ही रहती है। करेक्ट। अब मैं जैसे ही स्विच को ऑफ करता हूं, ठीक है ना, जैसे ही स्विच को ऑफ करूंगा, ग्लेवनोमीटर की सुई इस पश्चिम दिशा में विक्षेपित होकर के वापस 0 पे आ जाती है, ठीक है। जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करूंगा, ग्लेवनोमीटर की सुई पश्चिम दिशा में विक्षेपित होकर वापस 0 पे आ जाएगी। ये जो थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न हुआ, ये दर्शाता है कि दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हुई। करेक्ट। तो इस बार विक्षेप किस दिशा में हुआ? इस बार विक्षेप इस दिशा में, पश्चिम दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। करेक्ट। फिर मैं वापस स्विच को ऑन करता हूँ। स्विच को ऑन करता हूँ तो मैं देखता हूँ ग्लेवनोमीटर की सुई वापस कुछ सेकंडों के लिए पूर्व में विक्षेपित होकर के और वापस 0 पर आ जाती है और फिर 0 पर ही रहती है। जब हम कंटिन्यू इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने देते हैं तब ये 0 पर ही रहती है। करेक्ट। अब कुछ समय बाद जब वापस मैं स्विच ऑफ करता हूं तो वापस ये पश्चिम दिशा में विक्षेपित होती है और वापस इस प्रकार 0 पर आ जाती है। करेक्ट। और जब कंटिन्यू धारा प्रवाहित होने देते हैं तो 0 पर ही रहती है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब इसमें स्विच ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं तब इसमें ग्लेवनोमीटर की सुई में कुछ सेकंडों के लिए विक्षेप आता है और ये विक्षेप इसमें धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। और जब कंटिन्यू हम इस कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करें तब ग्लेवनोमीटर की सुई 0 पर ही रहती है, वो दाएं बाएं विक्षेपित इस तरह नहीं होती। स्विच को ऑन करो, ऑफ करो तब ये विक्षेप दर्शाती है। स्विच कंटिन्यू धारा प्रवाहित करते हैं तब सुई 0 पर ही रहती है। करेक्ट। तो हमने देखा कि स्विच को जब हम अगर कंटिन्यू ऑन ऑफ करते हैं, लगातार इसको ऑन ऑफ करते जाएंगे तो सुई बार बार इस तरह विक्षेप दर्शाती रहेगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके अंदर लगातार धारा उत्पन्न हो रही है। करेक्ट। तो हमने देखा इस प्रयोग में जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और बंद करते हैं तब दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, और जब लगातार धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें धारा उत्पन्न नहीं होती। करेक्ट। देखिए बच्चों, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रिटर्न में इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली ग्लेवनोमीटर द्वितीयक कुंडली। करेक्ट। तो देखिए बच्चों, जब हम प्लग लगाते हैं, कुंजी में लगाते हैं, ठीक है, तब ग्लेवनोमीटर की सुई में क्षणिक विक्षेप आता है। जैसे ही प्लग लगाया तो ये पूर्व में मुड़ के वापस 0 पे आ गई, तो कुछ सेकंडों के लिए क्या हुआ? क्षणिक विक्षेप आया, अर्थात धारा उत्पन्न हुई। ठीक है, ये क्षणिक विक्षेप क्या दर्शाता है? द्वितीयक कुंडली में धारा उत्पन्न हुई। अब जैसे ही हम प्लग को
कुंजी से हटाते हैं, कुंजी से हटाते हैं, हटाते हैं तो फिर क्षणिक विक्षेप आता है, फिर इस पश्चिम में मुड़ के वापस जीरो पे आ जाती है, अर्थात क्षणिक विक्षेप होता है जो कि धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि हम प्लग को लगाकर लगातार धारा प्रवाहित करें तब क्लोरीमीटर में विक्षेप नहीं आता, ठीक है। अर्थात सुई हमेशा जीरो पर ही रहेगी, और जब विक्षेप नहीं आएगा इसका मतलब धारा उत्पन्न नहीं हुई, करेक्ट। तो इस प्रयोग में ये हमने देखा। अब प्रश्न आता है कि जब इसमें कुंजी लगाते हैं, कुंजी बंद करते हैं, अर्थात धारा प्रवाहित करते हैं, बंद करते हैं, प्रवाहित करते हैं, बंद करते हैं, तब धारा उत्पन्न होती है द्वितीय कुंडली में। ऐसा क्यों? देखिए इसका रीज़न। ऐसा इसलिए जब हमने इस कुंडली में धारा प्रवाहित की तो इस कुंडली में चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार बनती हैं, ठीक है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? बनना शुरू हो जाती हैं, और ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो द्वितीय कुंडली में से होकर के गुजरती हैं, करेक्ट। तो जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं और द्वितीय कुंडली में से गुजरती हैं। स्विच को ऑफ करूंगा तो चुंबकीय बल रेखाएं गायब हो जाएंगी, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इन घेरों में क्या हो जाएगी? शून्य। फिर स्विच ऑन करूंगा, वापस चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, इनमें से गुजरेंगी, अर्थात घेरों में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? ज़्यादा। फिर स्विच को ऑफ करूंगा तो बल रेखाएं अदृश्य हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, घेरों में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई? शून्य। इस प्रकार इस द्वितीय कुंडली के घेरों में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जैसा कि पिछले प्रयोग में देखा था। तो इसमें इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जो बार बार ये परिवर्तन हो रहा है, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में जो बार बार परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण इस कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देख इस प्रकार हम बल रेखाओं को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें जिससे कि बात समझ में आ जाए, करेक्ट। तो मैं दोबारा एक बार इस पर क्लियर कर दूं कि धारा क्यों उत्पन्न हुई। जैसे ही स्विच ऑन किया तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई और चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई, और ये चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली में से होकर गुजरी, अर्थात इन फेरों में से बल रेखाओं की संख्या क्या हुई? गुजरी। स्विच ऑफ करते हैं, बल रेखाएं समाप्त हो जाती हैं, तो घेरों में बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई? शून्य, ठीक है। अब स्विच वापस ऑन करेंगे, बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, वापस घेरों में से गुजरेंगी। स्विच को ऑफ करेंगे, बल रेखाएं वापस समाप्त हो जाएंगी, वापस घेरों में बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई? शून्य। अर्थात इस कुंडली के घेरों में बल रेखाओं की संख्या में क्या हो रहा है? बार बार चेंजिंग हो रही है। इस चेंजिंग के थ्रू इसमें क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में धारा के परिमाण में परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, द्वितीयक कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, करेक्ट होती है। अतः इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार
पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन करके हमने दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न की, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब देखिए हमने कल भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक प्रयोग किया था, आज भी किया। कल भी हमने धारा कैसे उत्पन्न हुई देखा था, आज भी देखा। अब हम देखेंगे कि ये जो धारा उत्पन्न हो रही है, ये धारा जो उत्पन्न हो रही है, इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? जब किसी भी कुंडली में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए बच्चों, धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक फ्लेमिंग का एक नियम था, हम पहले वो देखेंगे। करेक्ट? देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, फ्लेमिंग के इस नियम को समझने से पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए पहले देखिए बच्चों, इस प्रकार हम एक हाथ का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं, हाँ बच्चों, तो अब देखते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। देखिए बच्चों, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम था, इसके द्वारा हम धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं धारा की दिशा, जो आपको याद रहे, धारा की दिशा। ठीक है, जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमने बल की दिशा ज्ञात की थी, दाएं हाथ से धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। करेक्ट? तो देखिए बच्चों, ये अंगूठा जो है हमारा, ये चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। चालक, हाँ बच्चों, देखिए इस नियम के अनुसार हम हमारे राइट हैंड को, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हमारा अंगूठा, ठीक है, तर्जनी और ये मध्यमा तीनों एक दूसरे के क्या हों? लंबवत हों। इस प्रकार अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के क्या हों? लंबवत स्थिति में हो। सीधे हाथ में की अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है, और अंगूठा हमारा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा में हो, बल की दिशा में हो। चालक किस दिशा में गति कर रहा है, या तो उस दिशा में, या बल किस दिशा में लग रहा है, उस दिशा में हो। ठीक है, ये वाली तर्जनी जो अंगुली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो उस स्थिति में इस मध्यमा की जो दिशा होगी वही धारा की दिशा होगी। करेक्ट? दोबारा देखिए, सीधे हाथ के, दाएं हाथ के अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हों। और अंगूठे को हम बल की दिशा में करेंगे या चालक की गति की दिशा में करें। तर्जनी को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फैलाएंगे। उस स्थिति के अंदर, उस सिचुएशन में मध्यमा की जो स्थिति होगी वही धारा की दिशा होगी। यही फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठा
अंगूठा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, और अंगूठा बल की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब मध्यमा की दिशा ही धारा की दिशा होगी। करेक्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये था फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम अगला टॉपिक करते हैं विद्युत जनित्र या इसको जनरेटर भी कहते हैं, जनरेटर। करेक्ट, तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, पहला एसी जनित्र और डीसी जनित्र। पहला होता है एसी जनित्र, इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। ये दूसरा होता है डीसी जनित्र, इसको बोलते हैं हम दृष्ट धारा जनित्र। करेक्ट, देखिए बच्चों, अब हम एसी जनरेटर के बारे में देखेंगे। करेक्ट, हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि जनरेटर होता क्या है। देखिए बच्चों, जनरेटर ठीक है, या जनित्र देखिए वह युक्ति जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है जनित्र कहलाता है। करेक्ट, तो जनित्र क्या होता है? जनित्र वो उपकरण है जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। करेक्ट, जैसा कि कई बार हॉस्पिटल में, शादियों में देखा होगा, लाइट न चली जाए उस वक्त हम जनरेटर बुक करवाते हैं और जनरेटर यूज़ में लेते हैं लाइट उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, वही जनरेटर यहाँ पे है। तो सबसे पहले अब हम इसकी संरचना देखेंगे। इसकी संरचना क्या है? तो देखिए बच्चों, एनसीईआरटी सिलेबस में इसकी संरचना नहीं है, लेकिन इसकी क्रियाविधि को जानने से पहले संरचना आनी जरूरी है। तो पहले इसके मुख्य 4 भाग हैं, वो देखते हैं। तो पहला भाग होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, संरचना पहला भाग है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, जनरेटर के अंदर 2 चुंबक के शक्तिशाली खंड होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक है, साउथ। इन दोनों चुंबकीय खंडों के बीच की जो जगह होती है, इसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय
क्षेत्र। क्लियर है सबको? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जनरेटर में दो शक्तिशाली जो चुंबकीय खंड होते हैं उनके बीच की जगह को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। करेक्ट। इसका दूसरा भाग होता है आर्मेचर। आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, हम नरम लोहा जो होता है उस नरम लोहे की इस प्रकार की एक फ्रेम बनाते हैं। करेक्ट। और इस फ्रेम के ऊपर खूब सारे तांबे के तारों को इस प्रकार लपेटा जाता है 500 1000 की संख्या के अंदर लगभग। ठीक है ना? इस प्रकार इसको तांबे के तारों को लपेट करके इस प्रकार हम एक ये कुंडली बनाते हैं। इस कुंडली को हम कहते हैं आर्मेचर। करेक्ट। तो यहां हम क्या कहेंगे? ये क्या है? नरम लोहे की फ्रेम। करेक्ट। ये नरम लोहे की क्या हो गई? फ्रेम हो गई। इसके ऊपर ये क्या हो गए? तांबे के तार हो गए। करेक्ट। तांबे के तार। तांबे के तार। करेक्ट। तो नरम लोहे की इस फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेट कर जो ये कुंडली बनाई जाती है, इस कुंडली को हम कहते हैं आर्मेचर। देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब तीसरा इसका भाग होता है सर्पीवल्य। सर्पीवल्य। देखिए, वल्य शब्द का मतलब हो गया गोल आकृति। फिजिक्स में गोल आकृति को हम वल्य के से संबोधित करते हैं। तो देखिए, सर्पीवल्य क्या होते हैं कि किसी भी धातु के बने हुए इस प्रकार के दो वल्य होते हैं। ठीक है। ये कई किताबों में इस प्रकार के भी हो सकते हैं। देखिए, इस प्रकार के। ठीक है। ये कुछ किताबों में इस प्रकार के होते हैं और कुछ बुक्स में इस प्रकार के होते हैं। ये क्या है? सर्पीवल्य। ये धातु के बने हुए होते हैं। धातु के बने होते हैं। बने होते हैं। ठीक है। ये धातु के बने हुए ये जो सर्पीवल्य होते हैं, इस या तो इस टाइप के होंगे या इस टाइप के होंगे। ओके। ये दोनों सर्पीवल्य इस आर्मेचर की ये जो दोनों भुजाएं होती हैं इन दोनों से जुड़े हुए होते हैं। अभी पूरे डायग्राम में आगे बता दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, ये दोनों सर्पीवल्य आर्मेचर की ये वाली भुजा और इस वाली भुजा पर फिक्स रहते हैं। कैसे? अभी आगे बताया जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट आपका अंतिम इसका मुख्य भाग होता है ब्रश। ठीक है। ये ब्रश क्या होती है? ये धातु की या कार्बन की एक पतली छोटी चद्दर होती है। चद्दर है जो जिसका एक भाग सर्पीवल्य व दूसरा भाग परिपथ के संपर्क में रहता है। करेक्ट। तो ब्रश क्या होती है? ये धातु की या कार्बन की बनी एक चद्दर होती है जिसका एक भाग तो सर्पीवल्य से दूसरा परिपथ से संपर्क में रहता है। कैसे? इसके लिए अभी हम फुल डायग्राम बनाएंगे, तब आपको बात समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, पहले हम इसका पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे जिससे कि गलत हो तो हम इसको साफ कर सकें। करेक्ट। देखिए, देखिए, तो इसको पीछे बनाते हैं। यहाँ थोड़ा सा जगह कम है तो हम इसको पीछे बनाते हैं। PTO, पीछे की ओर इसको बना देते हैं। देखिए बच्चों, ये इस प्रकार।
पहले हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, जिससे कि कोई गलती हो तो हम उसको सुधार सकें। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये चुंबक के दो खंड होते हैं, एन और एस। करेक्ट। देखिए, देखिए बच्चों, ये दो चुंबक के खंड होते हैं। इसके अंदर हम यहाँ आर्मेचर को रखते हैं। हाँ बच्चों, देखिए इस प्रकार, इसको और आगे लेते हैं अपन। देखिए बच्चों, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इसको प्रॉपर बनाना ज़रूरी होता है, तभी ये बात क्लियर होती है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम इसको हाईलाइट कर दें मार्कर से। देखिए, ये बार इसको हाईलाइट कर दें।
देखिए बच्चों, ये है हमारा जनरेटर। इस जनरेटर में ये दोनों जो खंड होते हैं ये होते हैं चुंबक के दो प्रबल खंड, ये नॉर्थ ये साउथ, करेक्ट। इसके बीच में जो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है इसमें हमने रख दिया इस आर्मेचर को। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये आर्मेचर है। हमने इस पर खूब सारे तारों को लपेटा हुआ यहाँ इसलिए नहीं दर्शाया क्योंकि डायग्राम अच्छा क्लियर नहीं होता, तो हम मान के चलते हैं कि भाई ये आर्मेचर है, काफ़ी तार इसके ऊपर लपटे हुए हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये चुंबकीय खंड, चुंबकीय खंड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आर्मेचर, आर्मेचर, करेक्ट। ये आपकी हो जाएंगी दोनों सर्पी वलय। ये सर्पी वलय S1, सर्पी वलय S1, ये सर्पी वलय S2, सर्पी वलय S2, करेक्ट। ये ब्रुश B1, ये ब्रुश B1, ये ब्रश B2, ब्रश B2, करेक्ट। ये ग्लेवनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये होती है उसकी आर्मेचर की संरचना बच्चों। तो जैसा कि अभी हमने पहले बात की थी कि ब्रश क्या होती है, धातु या कार्बन की एक पतली छोटी सी चद्दर होती है जिसका एक सिरा भाग सर्पी वलय को व दूसरा भाग परिपथ के संपर्क में रहता है। तो देखिए ये धातु की छोटी सी चद्दर हो गई, ठीक है। इसकी एक सतह सर्पी वलय को टच करती है, दूसरी सतह परिपथ में ग्लेवनोमीटर को या परिपथ से क्या है, संपर्क में है, करेक्ट। सर्पी वलय ये धातु के बने हुए दो वलय होते हैं, करेक्ट। ये जो इस आर्मेचर की जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा इस सर्पी वलय से यहाँ कनेक्ट है, यहाँ कनेक्ट है, करेक्ट। ये इसके अंदर से होके आ रही है, ठीक है। और ये वाली भुजा इस सर्पी वलय से कनेक्ट है, अर्थात ये भुजा इस सर्पी वलय से और ये भुजा इस सर्पी वलय से क्या है, कनेक्ट है, करेक्ट। देखिए बच्चों, ये होती है आर्मेचर की संरचना। तो इसके मुख्य चार भाग हो गए, ये बीच का चुंबकीय क्षेत्र, ये आर्मेचर, सर्पी वलय, ब्रुश, ठीक है। ये देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं कि आर्मेचर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये है, अब अगली वीडियो में हम आर्मेचर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये देखेंगे, उसकी क्रियाविधि देखेंगे, करेक्ट। ये टॉपिक आज के आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि अगली वीडियो हम समय पर उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।